चलिए भी अपने शुरू करते हैं इधर। तो पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में अपने ने जो चीज़ें पढ़ ली वो आर्टिकल 79 अपने ने पढ़ लिया। ठीक है भाई, आर्टिकल 80 पढ़ लिया, आर्टिकल 81 पढ़ लिया, आर्टिकल 82 पढ़ लिया, आर्टिकल 83 पढ़ लिया भाई अपने ने। अब अपने नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 84 पर। ठीक है, बेयर एक्ट में देख लेना भाई क्या है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग द मेंबर। आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 जो है वो क्या है भाई, क्वालिफिकेशंस है, और बहुत ही आसान सा है भाई। ठीक है, सीधा अपने बेयर एक्ट निकाल लो। तो भी क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन पार्लियामेंट अनलेस ही, अब यहां से ये शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ए बी सी इसमें तीन दी हुई है भी। ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर सम पर्सन ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ बाय द इलेक्शन कमीशन एंड ओथ एंड अफर्मेशन। तो भाई इसका जो पहला पॉइंट है ना, उसमें ये बोला गया है क्या, कि क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और चुनाव लड़ने से पहले एक ओथ एंड अफर्मेशन होगी। क्या होगी, ओथ एंड अफर्मेशन होगी, जिसको अपने नॉर्मली कह सकते हैं कि, कहते हैं ना भाई वो इलेक्शन लड़ने के लिए पर्चा भरने जा रहा है, भीड़ सी लेके जाता है, साइन करता है। ठीक है, एक वो जेठालाल वाला नाटक आता था क्या, सुंदर चुनाव लड़ने के लिए जाता है, जेठालाल खूब खर्चे करवा देता है, तो जेठालाल लास्ट में उसको एक पेन देता है जिसकी स्याही उड़ जाती है, तो वो कहता है हाँ साइन कर दे, मैं देता हूँ मेरा लक्की पेन। तो वो जो साइन कर रहा होता है ना, तो वो क्या है भाई, ओथ एंड अफर्मेशन है, जिसमें आप डिक्लेरेशन करते हो अपने बारे में कि मैं, मेरा ये स्टडी, मैंने यहाँ तक पढ़ाई की हुई है, मेरा ये मैरिटल स्टेटस है, इतनी मेरे पास संपत्ति है, वगैरह वगैरह। तो ये परफॉर्मा कहाँ मिलेगा, थर्ड शेड्यूल में मिलेगा। किसके सामने लेगा ये, इलेक्शन कमीशन ऑथराइज करेगा, एक इलेक्शन कमीशन जिसे ऑथराइज करता है उसके सामने ये ओथ ली जाएगी भी। तो पहला पॉइंट तो ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, is in the case seat in the council of states not less than 30 year of age, and in the case of seat in the house of the people not less than 25 years of age। तो भाई दूसरा पॉइंट एज की बात कर रहा है कि राज्यसभा में आप किससे छोटे नहीं होने चाहिए, 30 ईयर्स से। ठीक है भाई, और लोकसभा में आप किससे छोटे नहीं होने चाहिए, 25 ईयर से छोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, लेकिन आपको अच्छे से पता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कंपेयर करेंगे तो यहां पर एज क्या है, 35 है। ठीक है भाई, ये अलग चीज है, यहाँ पे नहीं दी हुई, लेकिन कंपेरिजन में याद रखना भी। इसके बाद में थर्ड है पॉजेस सच अदर क्वालिफिकेशंस, ऐसी बाकी की क्वालिफिकेशन भी वो पॉजेस करे, मतलब उसके पास हो, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर क्या की हो, प्रेस्क्राइब की हो। क्लियर है ना। तो भाई अदर क्वालिफिकेशंस, अदर क्वालिफिकेशंस, ठीक है भाई, जो किसने, पार्लियामेंट ने क्या कियो, लॉ बनाकर प्रेस्क्राइब कियो। लॉ का नाम सुनते ही एक ही लॉ आता है दिमाग में, कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है भाई।
इसमें 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ चेंज किया है, मतलब इस क्वालिफिकेशन वाली चीज में। तो एक बार 16th जो है अमेंडमेंट एक्ट उसको देख लेते हैं भी, अगर अपने मिल गया तो ठीक है। ओके ठीक है भाई, इसमें ध्यान से सुनना, ओथ के अंदर है ना, जो ओथ है इनकी, इसमें दो वर्ड्स ऐड किए गए ओथ एंड अफर्मेशन में। किसकी किसकी ओथ एंड अफर्मेशन में? सारों की लिख देते हैं भाई, ठीक है। पूरी ओथ आप कभी याद मत करना, आपसे पूरी ओथ मेरे हिसाब से कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहां पर अपने एक नोट करके इस चीज को एकदम फैक्चुअल लेवल पे याद कर लेते हैं। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1963 में। ठीक है भाई, इसने किसके अंदर? ओथ एंड अफर्मेशन में, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, किस किस की ओथ एंड अफर्मेशन, तो जल्दी से आपको बता देता हूं मैं, ठीक है भाई। हाँ ध्यान से सुनना, एक तो यही, कौन से? मेंबर बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए मतलब इनको क्या बोलेंगे भी? अपने कंटेस्टेंट्स बोलेंगे, ठीक है। फॉर लेजिस्लेचर, एक तो इन्हीं की ओथ एंड अफर्मेशन, जो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है भाई। एक मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, चुनाव जीत गए, आप क्या करेंगे? चुनाव जीत गए तो ओथ एंड अफर्मेशन लोगे, वो एक अलग ओथ एंड अफर्मेशन होती है, जो प्रेसिडेंट के सामने ली जाती है, या प्रेसिडेंट जिसे प्रेस्क्राइब करे उसके सामने ली जाती है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, क्लियर है भाई। और इसके अलावा मिनिस्टर, जजेस एंड कैग, एक मिनिस्टर बन गए तो आपको अलग बन लेनी पड़ेगी। जजेस एंड कैग, इनकी जो ओथ एंड अफर्मेशन है उसमें 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या ऐड किया है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए। कौन से? ठीक है भाई, ये याद कर लेना भाई। तो अपने क्वालिफिकेशन से क्या क्या चीज याद होनी चाहिए कि 84 में दी गई है। क्वालिफिकेशन कितनी है? 3 है बेसिकली, बेसिक वैसे तो 2 है, तीसरी में तो ये बात बोला गया है कि पार्लियामेंट एक्ट बनाकर कोई और प्रेस्क्राइब कर दे। पहली के अंदर क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, और साथ साथ में ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है जो थर्ड शेड्यूल के अंदर है। इस थर्ड शेड्यूल वाले ओथ एंड अफर्मेशन केवल इन्हीं की नहीं, जो मेंबर्स बन जाएंगे उनकी भी, जो मिनिस्टर बन जाएंगे उनकी भी, जो जज बन जाएंगे, जो जज अपॉइंट होंगे उनकी, और कैग, इन सब की ओथ एंड अफर्मेशन में दो वर्ड्स ऐड, नए वर्ड्स, मतलब जो भी इनकी ओथ एंड अफर्मेशन थी उसमें दो नए वर्ड ऐड किए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। किसने ऐड किए? 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 ने, ठीक है भाई। और साथ साथ में राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है? 30, लोकसभा के लिए कितना है? 25, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का याद रखना कितने होते हैं? ठीक है भाई, 35। क्यों नहीं लेना देना अभी? प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी नहीं करेंगे ये? देश सेवा के लिए करेंगे तो सोवरेनिटी और ये उसकी सुरक्षा के लिए नहीं लेंगे ओथ। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, और ये तो अपने से ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में, अच्छा क्वालिफिकेशन में 1951 की कुछ क्वालिफिकेशन में, आपको दो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा बता ही देता हूँ। जो भी, जिसको भी चुनाव लड़ना है अभी, ही और सी मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। दिस इज सेम इन द केस ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। पहले पढ़ देता हूँ फिर समझा भी दूंगा। The requirement that a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be an elector in that particular state was dispensed in
2003 and 2006. In 2006, the Supreme Court upheld the constitutional validity of this change. अब मैं बताता हूँ वो इसमें है क्या, कि ये जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ठीक है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसमें जो फर्दर क्वालिफिकेशन दी गई है वो ये दी गई है कि अगर आप वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो। अगर आप एज ए वोटर रजिस्टर्ड हो तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो, एज ए वोटर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। अगर आप एज ए वोटर डिस्क्वालीफाइड हो गए तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। सिंपल सीधी सी चीज है, ठीक है भाई। तो लोकसभा और राज्यसभा का आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अब कहां नाम होना चाहिए, कहीं भी हो इंडिया के अंदर, जैसे आप केरल में जाके लड़ लो, जीत सकते हो तो जीत लो, ठीक है लेकिन चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोकेगा आपको, चुनाव लड़ लो वहां पे जाके, भले ही आप बीकानेर की यहाँ पर वोटर लिस्ट में आपका नाम हो। 2003 से पहले क्या होता था, राज्यसभा के मेंबर होने के लिए उस स्टेट की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए था। 2003 से पहले तो ये था कि लोकसभा के लिए तो आप कहीं भी वोटर लिस्ट में, आप कहीं भी आपका नाम होना चाहिए, आप दूसरी स्टेट में जाके लड़ लो। जैसे धर्मेंद्र ने बीकानेर से चुनाव लड़ा था अभी, ठीक है भाई, तो जीत गया था, लोगों ने जिता दिया ऐसी कि धर्मेंद्र है जिता दो, ठीक है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना भी, लेकिन राज्यसभा का मेंबर होने के लिए उस राज्यसभा की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी था 2003 तक। लेकिन 2003 में राज्यसभा के लिए भी ये चीज स्टैब्लिश कर दी गई। कब स्टैब्लिश की, 2003 में, कि आप राज्यसभा के, मतलब आपको राजस्थान की राज्यसभा की सीट खाली हुई है, और जैसे सोनिया गांधी है वो मेरे हिसाब से अभी राज्यसभा की मेंबर है और राजस्थान की तरफ से, जबकि उसका वोटर लिस्ट में नाम जो है वो किसी और स्टेट में होगा, शायद तक दिल्ली में होगा, ठीक है, तो यहां तो नहीं होगा। क्लियर ना भाई। तो सोनिया गांधी यहां की राज्यसभा से कैसे चलेगी, क्योंकि 2003 में राज्यसभा के लिए जो शर्त थी कि उसी स्टेट की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए वो हटा दी गई। इसको चैलेंज किया गया 2006 में, इसको चैलेंज किया गया 2006 में। कहां चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा, क्या माना भाई, सीधा सा है भाई, सही माना बस, कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसको वैलिडेट कर दिया। क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। एक और चीज है भी, he or she must be a member of a scheduled caste or scheduled tribe in any state or union territory if he or she want to contest a seat reserved from them. However, a member of scheduled caste or scheduled tribe can also contest a seat not reserved for them. तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कि आपको SC ST की सीट जो रिजर्व्ड है, SC ST की जो रिजर्व्ड सीट है, तो बट ऑब्वियस है भी उस स्टेट, भाई जहां पर आप ये चुनाव लड़ रहे हो, तो उस जो स्टेट यूनियन टेरिटरी में जो SC ST की लिस्ट होगी उसमें आप SC ST होने चाहिए। शुड भी या मस्ट भी कर दो, शुड भी तो क्या होगा, इन दैट, जहां से भी आप चुनाव लड़ रहे हो, ठीक है भाई, और या यूनियन टेरिटरी। कई बार क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे SC ST में है बात, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो वो आदमी वहां जाकर SC ST की सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब अपने यहाँ का तो SC ST है, वो बाई चांस मध्य प्रदेश में नहीं हो तो वो वहां जाकर SC ST की सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता, जनरल सीट पर लड़ लो। तो SC ST जनरल सीट पे लड़ सकता है, लड़ सकता है भाई। रिजर्वेशन यही तो होता है कि जनरल सीट तो सबके लिए, और बाकी की सीट्स जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी उसके लिए।
तो ये होगी भी क्या, क्वालिफिकेशन। और ये जो दो मेन है वो किस में दी हुई है, ठीक है, आरपी एक्ट में। और ध्यान रखना 2003 से पहले था। अब आपसे पूछ ले कि कोई राजस्थान का जो पर्सन है, राजस्थान के वोटर लिस्ट में है, जिसका नाम बीकानेर में वोटर लिस्ट में नाम है, क्या वो दिल्ली या वो कहीं और या मध्य प्रदेश में जाकर राज्यसभा का मेंबर बन सकता है उनके थ्रू? हाँ, बन सकता है। कब नहीं बन सकता था? 2003 से पहले नहीं बन सकता था। अब अपने आएंगे भी क्वालिफिकेशन के साथ साथ जल्दी से अपने क्या पढ़ लेते हैं, डिसक्वालिफिकेशन। ये चीज आपको अच्छे से पता है अभी, तो अपने बहुत ही तेजी से इसके अंदर करेंगे डिसक्वालिफिकेशंस। और इसके अंदर अपने केवल आर्टिकल लिख के बात करेंगे। डिसक्वालिफिकेशन कहाँ दी गई है, सॉरी कहाँ दी गई है, 102 में, ठीक है भाई। इसके अलावा और कहाँ दी गई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। इसके अलावा और कहाँ दी गई है, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है भाई, पहले तो इसको पढ़ते हैं, फिर अपने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन 102 में क्या दी हुई है अभी, 102 में बोला गया है भी वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, ठीक है भाई, क्या ना करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। लेकिन इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, बात की थी अपने ने प्रेसिडेंट वाले में। दूसरा क्या है, अनसाउंड माइंड नहीं हो, और ये ऐसा डिक्लेयर्ड नहीं हो, किससे, कोर्ट से, कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया हो, पागल डिक्लेयर कर दिया हो, ठीक है। इफ ही और सी इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो क्या हो गया, हिंदी में कहते हैं ना इसको दिवालिया, जो अपने कर्जे नहीं चुका सकता, वो हाथ खड़े कर दियो भाई, अपनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी भेज दो मेरी, अब अपने से तो नहीं चुकाए जाएंगे। तो भाई जो अपने खुद का जो क्या नहीं ले पा रहा, एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहा जो अपने कर्जों की, वो फिर उस पोस्ट की अकाउंटेबिलिटी कहाँ से लेगा, वो दिवाली हो गया, फिर तो कहेगा भाई कहाँ कहाँ वो करवाना है ट्रांसफर, मुझे बताओ मैं करवाता हूँ डिजायर लगा के, ठीक है। इफ योर सी इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो वॉलेंट्री उसने क्या कियो, वॉलेंट्री करी हो, चाहे उसको उसका उसने ऐसा कोई कांड ही कर दिया कि अपने नहीं हटा दिया, जो भी है, उसकी सिटीजनशिप नहीं रही, वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहा अभी, ठीक है भी, तो उसकी सीट भी चली जाएगी, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा। क्योंकि जैसे ही अपने किसी कंट्री की वॉलेंट्री सिटीजनशिप लेते हैं, इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली अपनी खत्म हो जाती है, ठीक है। और फिर दिया हुआ है कि वो किसी और लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया हो, यहां पर जब जब पार्लियामेंट आ रहा है ना, तो आप ये दिमाग में बिठा लेना, क्वालिफिकेशन में भी पार्लियामेंट नाम था, यहां भी पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट ही बना सकता है लॉ, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता, क्लियर है ना। तो वही ले दे के कौन सा एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है अभी जल्दी से पढ़ देते हैं अपने। वो इलेक्टोरल ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिसेस का गिल्टी फाउंड हुआ हो, जैसे जैसे इंदिरा गांधी जो है वो 1971 में हुए थे क्या चुनाव, हाँ 71 में हुए थे शायद, 1971 में चुनाव हुए थे, ठीक है। उसमें इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था, वो लड़ा था अपने अमेठी से लड़ा था, कहाँ से, रायबरेली से लड़ा था, रायबरेली था क्या, ठीक है। तो दोनों का मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, रायबरेली होगा। तो वहां से चुनाव लड़ा उन्होंने, उनके अगेंस्ट में जय नारायण, सॉरी जय नारायण नहीं, कौन, राज नारायण, वो जय वो तो उसमें चला गया मैं, हाँ भाई। तो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस भी है फेमस अपना, वो उसी पर ही है। तो राज नारायण ने जो है ये क्या किया अभी, इनके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा, किससे, कौन सी पार्टी से, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, कौन सी पार्टी से आई थी, जनता पार्टी से, ठीक है भाई। वो और राज नारायण क्या हो गया, केस हार गया, सॉरी केस क्या, सॉरी इलेक्शन हार गया। उन्होंने, राज नारायण ने केस में ये कहा भाई कि इंदिरा गांधी का जो पूरा इलेक्शन का जो जिम्मा संभाला था ना, वो एक आईएएस ऑफिसर थे। कौन थे, आईएएस ऑफिसर थे। हालांकि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है। तो उनका रेजिग्नेशन जब तक एक्सेप्ट होता, उससे पहले ही
उन्होंने क्या कर दिया था, इंदिरा गांधी का इलेक्शन की कंपेनिंग वगैरह संभालनी शुरू कर दी थी। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो करप्ट प्रैक्टिसेस में आती है। तो राज नारायण ने ये आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर, केस गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज नारायण के पक्ष में फैसला कर दिया, इंदिरा गांधी का इलेक्शन वॉइड कर दिया, रद्द कर दिया, साथ साथ में उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से भी हटा दिया। लेकिन इंदिरा गांधी, क्योंकि इसमें हारी हुई पार्टी है केस के अंदर, तो वो इस केस को अपील करती है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया इंदिरा गांधी को। इलेक्शन तो रद्द रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आप कहां जा सकती हो, कोर्ट जा सकती हो, लेकिन आप वोट नहीं कर सकती। सॉरी, पार्लियामेंट जा सकती हो, ठीक है, लेकिन आप क्या नहीं कर सकती, वोट नहीं कर सकती। वोट क्यों नहीं कर सकती भाई? क्योंकि आप एज ए मेंबर वोट करते हो, तो आपकी मेंबरशिप रद्द होगी, आपका इलेक्शन रद्द हो गया। ठीक है, तो वापस ध्यान से सुनना भी, इंदिरा गांधी ने 1971 का इलेक्शन लड़ा कहां से, कहां से लड़ा भाई, रायबरेली से। उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ने वाले कौन थे, राज नारायण, वो हार गए। लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में केस कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया, उन्होंने कहा करप्ट प्रैक्टिसेस किए। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही माना उनको, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया और उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया। इंदिरा गांधी इस क्या कहते हैं फैसले के अगेंस्ट में कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, इलेक्शन रद्द रखा, लेकिन ये बोल दिया कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आप हो, और आप कहाँ जा सकती हो एज ए प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट जा सकती हो भाई। क्लियर है भाई? इसी चीज में आगे चलकर जो जेपी आंदोलन, जय नारायण आंदोलन, और ये जो चल रहा है, मतलब एक पूरा आंदोलन चल रहा है इस समय, बिहार के अंदर चल रहा था, गुजरात के अंदर चल रहा था, अपना 12th के एनसीईआरटी में पढ़ोगे, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। पहले गुजरात में शुरू हुआ, फिर वो वहाँ से बिहार पहुँच गया, फिर इससे जेपी जुड़ गए, ठीक है, और ऐसे करके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, रामलीला मैदान में, जैसे अभी एक आंदोलन हुआ ना, कहाँ, जंतर मंतर पे, वैसे ही कौन से में, रामलीला मैदान में एक सभा बुला ली, उसमें 4-5 लाख लोग आ गए। ठीक है, और उन्होंने वहां से आह्वान कर दिया कि भाई सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। और ये भी बोल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस को और जो क्या कहते हैं सरकारी जो अधिकारी है उनको एक तरीके से अपील कर दी कि मोरल ग्राउंड ही नहीं है इस गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये गवर्नमेंट वास्तव में क्या नहीं है, लीगली जो है वो गवर्नमेंट जो है वो है ही नहीं, या फिर ये मोरली गवर्नमेंट है ही नहीं। इनको तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इनको बोला भी, सेना को बोल दिया, ऐसे बोला कि भी आपको इनका ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके कोई ऑर्डर मानने से कोई ऑर्डर मानने बंद ही कर दियो, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई एक तरीके से ऑर्डर नहीं मानने चाहिए। इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को क्या मान लिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस मानते हुए इमरजेंसी लागू कर दी। तो ये सारी कहानी इससे जुड़ी हुई है भी। तो ये पहला पॉइंट था। अगला क्या है भी, ही और सी मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years। इसमें भी आप जैसे राहुल गांधी वाला एग्जांपल ले सकते हो। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पे जो पहले होम मिनिस्टर रहे हुए थे, अभी आपने देखा ना बीजेपी के वर्कर्स जो है वो सड़कों पर उतर गए थे, क्योंकि वहां पर होम मिनिस्टर थे नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा ही है या मिश्रा ऐसा नाम है, ठीक है, उनको टिकट नहीं मिला बाई इलेक्शन के अंदर। मतलब हुआ ये था जैसे विधानसभा के इलेक्शन हुए थे वहां, ठीक है, विधानसभा के इलेक्शन में नरोत्तम मिश्रा उनसे चुनाव हार गए, या ठीक है चुनाव हार गए। ठीक है भी, तो ये अभी शायद ये लोकसभा का हो रहा है, विधानसभा का हो रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक सेकंड। मध्य प्रदेश के अंदर आने लगे, चलो कोई नहीं, आप तो वैसे ही सुन लो भी। तो भाई हुआ वहां पे क्या, मध्य प्रदेश के अंदर नरोत्तम मिश्रा जो है, ठीक है, वो अगर मान लो विधानसभा के इलेक्शन है, तो वो विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए, चुनाव हार गए। ठीक है, इनके तेज तर्रार नेता हुआ करते थे, जो कई बार कोई मूवीज के अगेंस्ट में, शाहरुख खान के अगेंस्ट में ऐसे बयान वगैरह दे के फेमस हो गए थे, लेकिन चुनाव हार गए वो, चुनाव हार गए, चलो कोई नहीं। अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार था ना, जो चुनाव जीता था, उसके अगेंस्ट में केस चल रहा था,
उसमें उसको 3 साल की सजा हो गई। कितने साल की? 3 साल की सजा हो गई। अब यहां पर रूल क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है कि अगर आपको 2 या 2 साल से ऊपर की सजा हो जाए, ठीक है, तो आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे चुनाव लड़ने के लिए। कि कितने साल के लिए? कि एक तो जितने साल की आपको सजा हुई है, ठीक है, वो जब आप पूरी करके आओगे तो उसके अगले 6 साल और जोड़ लेना। मतलब 3 साल की सजा हुई है तो 3 साल की सजा वो पूरी करके आएगा, उसमें 6 साल और जोड़ लो, कितने हो गए? 9 साल हो गए। कितने हो गए? 9 साल हो गए। तो ये डिसक्वालिफिकेशन कौन लगाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लगाता है। अभी रिसेंट, अब वो तो चले गए जेल में, वो तो डिसक्वालीफाइड हो गए। तो अब वहां पे क्या हो रहा है? बाई इलेक्शन हो रहा है। तो इस बार बीजेपी ने उनको टिकट ही नहीं दी, ठीक है, और इस चक्कर में बीजेपी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता उनके पक्ष में वो सड़कों पे उतर गए। लेकिन वो मामला बीजेपी ने सॉल्व कर लिया और अब वो कह रहे हैं कि भाई जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसको मैं अपना समर्थन दे दूंगा। ऐसे ही राहुल गांधी के केस में हुआ था भी। राहुल गांधी को डिफेमेशन के केस में जो है पूरे पूरे 2 साल की सजा दे दी थी गुजरात हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा भी कि ये वायनाड के जो लोग हैं ना, मतलब लाखों लोग, उनका क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कौन? राहुल गांधी। तो भाई आप 2 साल से एक दिन कम की सजा भी कर सकते थे। आपने एकदम एक्सट्रीम सजा ही क्यों ली? क्यों होता है ना कि यहां से लेकर यहां तक, मतलब 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा हो सकती है, तो आपने 2 साल की सजा ही क्यों चुनी? ठीक है, आप ये तो देखो कि ये आदमी कितना इंपॉर्टेंट है, ये वहां पे आपने रिप्रेजेंटेशन ही खत्म कर रहे हो उन लोगों का एक तरीके से। और दूसरा, क्या हैबिचुअल ऑफेंडर है क्या? पीछे के केसेस चल रहे हैं क्या? क्या बार बार ऐसी चीज हो रही है क्या? तो एक्सट्रीम लेवल पर सजा देना सही नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने शायद तो वो पूरी सजा ही माफ कर दी थी या रद्द कर दी थी। ठीक है। हाँ, तो उस समय थोड़े समय के लिए राहुल गांधी जो, उनकी सीट क्या हो गई थी? एक तरीके से वैकेंट हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये माफी हुई वैसे ही सीट वापस राहुल गांधी आ गए, वरना वो बाई इलेक्शन में जाती, वरना वो बाई इलेक्शन में जाती। तो ये थोड़ा देख लेना भाई। ही और सी मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज और हर इलेक्शन एक्सपेंस विद इन द टाइम। आपको इलेक्शन एक्सपेंस जो होता है ना, वो एक लिमिट में करना पड़ता है और आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर आपको दिखाना पड़ता है कि भाई ये मैंने तो इतना सही किया है, ये बाकी पता नहीं किसने कर दिया। ठीक है, वो तो नहीं, वो हेलीकॉप्टर तो खड़ा था, मैं तो ऐसे ही बैठ के आ गया उसमें। ही और सी मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क एंड सर्विसेज। जो नेता है उसका किसी तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क और सर्विसेज में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है भी, इत्तेफाक से उनके रिश्तेदारों को मिल जाए अलग चीज है, लेकिन उनका खुद का कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा भी। ही और सी मस्ट नॉट बी डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट नॉर होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉरपोरेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25% शेयर। किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें गवर्नमेंट के 25%, एटलीस्ट कम से कम 25% शेयर हो या 25 से ज़्यादा हो, वहां पर जो है वो डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट वगैरह या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड नहीं कर सकता। He or she must not have been dismissed from the government service for corruption and disloyalty to the state। अगर आप करप्शन और डिसलॉयल्टी के लिए क्या हुए हो? डिसमिस हुए हो, तो आप नेता नहीं बन सकते। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ब्राइबरी लेते हुए मतलब एक घूस लेते हुए पकड़े गए, कन्विक्टेड फॉर प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, पूरा ही बता देता हूँ। या तो आप घूस लेते हुए पकड़े गए, या आप दो ग्रुप्स में या दो, एक रिलीजन के अंदर या दो कास्ट के बीच में क्या कर रहे हो? हिंसा भड़का रहे हो, आपस में भड़का रहे हो, कोई ऐसे काम कर रहे हो, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, डिसक्वालीफाइड हो जाओगे भी। ठीक है, ये डिसक्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसे क्वालिफिकेशन मत समझ लेना कि ये तो जरूरी है आजकल। He or she must not have been punished for preaching and practicing social crimes such as untouchability, dowry and sati। भाई आप मंच पे जाके अनटचेबिलिटी को सही ठहराने लग जाओ, डाउरी को सही ठहराने लग जाओ कि लड़की वाले क्यों है, वो क्या कहते हैं, नौकरी वाला लड़का ही ढूंढते हैं। ठीक है। तो डाउरी सही है। दहेज सही है। हम कई ऐसे देते हैं ना, वो तर्क देते हैं कि भाई लड़का भी फिर एकदम परफेक्ट ही क्यों चाहिए, ठीक है, ऐसे ही घर क्यों चाहिए जहाँ ननद नहीं हो। ऐसा ही क्यों चाहिए जो घर वालों से अलग रह रहा हो। तर्क देते हैं कई। तो मतलब दे दो, लेकिन चुनाव लड़ना है तो मत करना भी ऐसे काम। सती प्रथा का कहीं करने लग जाए कोई कि सती प्रथा सही थी, ये था वो था, ठीक है भाई, या एक मेला लगता था सती माता का झुंझुनू साइड में, एक महिला थी नारायण अग्रवाल अग्रवाल करके थी, तो वो सती हो गई थी। ठीक है, तो और ये बहुत ही मतलब आफ्टर 1947 के बाद की घटना है, तो उनका एक मेला लगता था, तो वो मेला नहीं लग सकता।
क्योंकि एक्ट में ऐसी कोई भी चीज जो सती प्रथा को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, वो क्या है, मना है। तो वो वहां मंच पे जाके भी अपने नहीं बोल सकते ये चीजें। ठीक है भाई। तो अब ध्यान देना भाई, ये हो गए दो, और इनके बेसिस पर अगर कोई डिस्क्वालीफाइड हो रहा है तो आर्टिकल 103 कहता है कि इसका फाइनल डिसीजन जो है, या इसका जो डिसीजन जो है वो कौन लेगा, डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। ठीक है भाई, किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, और ये रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट पे बाउंड होगी ऑफ इलेक्शन कमीशन। और ये जो डिसीजन है वो कैसा होगा, वो फाइनल होगा, उसे आप आगे चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? ध्यान देना, वो इंदिरा गांधी को प्रेसिडेंट ने नहीं किया था डिस्क्वालीफाइड, आप कहोगे सर उसको चैलेंज कर दिया ना, और वो हाई कोर्ट ने किया था, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, वो प्रेसिडेंट ने डिस्क्वालीफाइड नहीं किया था। ठीक है। और 10th शेड्यूल दल बदलू कानून है भी, कल अपने ये देखेंगे भी, कल अपने इंपॉर्टेंट है भी चीज, ध्यान रखना। एक तो अपने कल ये देखेंगे कि जो सीटें वैकेंट हो जाती है तो और कैसे हो सकती है, और भी तो तरीके हैं। आपने दो दो सीटों पे चुनाव लड़ लिया तो आप विधानसभा और लोकसभा के एक साथ मेंबर हो गए, तो आप लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ मेंबर हो गए, तो आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, तो ये भी तो है। और दूसरी ये डिजोल्यूशन, चलो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन डबल मेंबरशिप वाला क्वेश्चन अपने ने कहाँ देखा अभी तक, उसमें भी तो एक सीट वैकेंट होगी आपकी। ठीक है। तो वो कल देखेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन 10th शेड्यूल क्या कहता है अभी, 10th शेड्यूल दल बदलू कानून है। ठीक है। और इससे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, जिसने कौन सी शर्त, 2/3 अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं इसने जो शर्त रखी थी 1/3 थी, और इस 1/3 को 2/3 किसने किया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अभी बहुत ही शॉर्ट में आपको इतना सा बता देता हूं मैं, कोई भी जीते हुए जो उम्मीदवार हैं, जीते हुए मेंबर्स हैं किसी पार्टी के, विधानसभा में है तो पर्टिकुलर जैसे बीएसपी के, तो पूरे इंडिया की विधानसभा नहीं, जैसे राजस्थान में चुनाव हुए हैं तो राजस्थान की विधानसभा में मान लो बीएसपी के कितने आए, कांग्रेस के कितने आए, उसकी बात हो रही है। ठीक है। और लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा में किसी पर्टिकुलर पार्टी के कितने गए, लेकिन कौन से, जीते हुए। ठीक है भाई, तो जीते हुए जो मेंबर्स है, विनिंग कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, अगर वो, ये पहले शर्त क्या थी, अगर 1/3 या उससे ज्यादा अपनी पार्टी को छोड़ दें तो उन पर कौन सा लॉ नहीं लगेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन इस 1/3 को क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। ठीक है भाई, किसने, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने, 2003 2/3 याद कर लेना भाई। ठीक है। तो इसने क्या कह दिया, नहीं भाई, विनिंग कैंडिडेट्स क्या, कितना, 2/3 या उससे ज्यादा जब पार्टी छोड़ेंगे, मतलब ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा आपको, ज्यादा लोगों को खरीदना पड़ेगा, सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है। तब क्या होगा भाई, तब उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो आप देख लेना अभी कि विधानसभा में अभी जो है वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई, तो उनमें से मोर देन 50% ने वो शायद तक वो छोड़ दी, या लोकसभा के अंदर हुआ ऐसा कि उनकी जितनी सीटें थी उसमें मोर देन 50% ने छोड़ दी, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि 2/3 की जो शर्त है वो यहाँ पे लग रही है अभी कि 2/3 या उससे ज्यादा अगर छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये देख लेना भी, मोर देन 50% तो है, लेकिन मोर देन 2/3 है या नहीं है, क्वेश्चन यही है। अगर मोर देन 2/3 है तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, और अगर लेस देन 2/3 है तो लगेगा। तो मेरे हिसाब से मोर देन 2/3 है, काफी जनों ने छोड़ी थी, तो यही चल रहा था। लेकिन अपना यहाँ पे अभी क्या काम है कि इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा अभी, हाँ भाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन लेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरपर्सन। और ये डिसीजन फाइनल होगा क्या, ये डिसीजन फाइनल होगा क्या, नहीं, आप उसको कोर्ट में क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। लेकिन ये कौन से केस में स्टैब्लिश किया गया, याद करो भी, जिसको 10th शेड्यूल का केस बोला जाता है, केस ऑफ 10th शेड्यूल, कि होता होलाहन वर्सेस
झाचिलू केस। कब का है अभी ये? 92 का है? पक्का हो गया? 92 का ही है कि हो तो। होलाहन वर्सेस झाचिलू केस 1992। ठीक है भाई। तो कल अपने क्या करने वाले हैं? कल इसमें अब यहां तक तो आपको सबको पता है कि क्या है। कल अपने करने वाले हैं भी डबल मेंबरशिप। ठीक है, कि डबल मेंबरशिप हो जाए तो क्या होगा। थोड़ा सा अपने इस लॉ को थोड़ा सा वापस से रिकॉल करते हुए, डबल मेंबरशिप, डिसक्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, एब्सेंस, कि कितने टाइम तक कोई एब्सेंट रहे तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है भाई। और कुछ अदर केसेस भी है क्या जिसमें सीट वैकेंट हो जाती है। तो कल थोड़ा सा इसको अपने आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक की तो चीज़ें आपके ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। ये तो बस आपका एक रिकॉल ही है।